हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई फिज़िक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। बेसिकली स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यूज़ के ही हैं। तो देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन बोलता है कि What is the direction of force acting on a charged particle Q moving with a velocity v in a uniform magnetic field? हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, सपोज करो कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ओके ऑलराइट। तो अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल जाता है सडनली, तो हम ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब वो मूव कर रहा है, सपोज करो ये एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी v से इसके अंदर एंटर किया। जब ये एंटर किया तो इसके पास कुछ है एंगल थीटा। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये हमसे लॉरेंज फोर्स एक्चुअली पूछना चाहता है। और लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, वो होगा चार्ज इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा Q। अगर मैं इसको V और B को इसको ओपन करूं तो ये मिलेगा मुझे VB साइन थीटा, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ओपन करूंगा वेक्टर को तो साइन थीटा लगेगा। ठीक है। तो ये जो बेसिकली मैंने थीटा लिख रखा था यहाँ पर, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। ये ध्यान देना कि एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का वेक्टर, बीच का एंगल है। अब पूछ रहा है कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दो, जब भी आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जहाँ पे क्रॉस लगा होता है, बी क्रॉस बी, और इधर एक वेक्टर होता है, तो हमेशा ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी एंड बी के प्लेन पर। ठीक है। हमारा जो ये नेट फोर्स है यहाँ पर, उसे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फोर्स हमेशा यहाँ पर वी वेक्टर और वी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो अगर हम मान लें कि हमारा इधर वी वेक्टर है और मान लें कि हमारा यहाँ पर बी वेक्टर है, तो हमारा जो फोर्स का वेक्टर होगा वो इसके थर्ड डायरेक्शन पर होगा। वरना आप इसको इस तरीके से सिंपली समझ सकते हो, ये वी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका एक प्लेन हो गया। ठीक है। ये दोनों एक प्लेन पर है। अब इससे जो थर्ड एक प्लेन बनकर आएगी, मतलब इसके ऊपर वाले एक्सिस पर, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। सपोज़ करो आप इसको अगर एक्स एक्सिस पे समझ रहे हो, आप इसको अगर वाई एक्सिस पे समझ रहे हो, तो आपका जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, जेड एक्सिस पर। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो प्लेन परपेंडिकुलर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई शुड स्प्रिंग सस्पेंशन वायर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव अ लो टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या करता है, अगर आपके वायर में ज़्यादा टॉर्सनल कांस्टेंट होगा तो वो उसको बेंड नहीं होने देगा, ट्विस्ट नहीं होने देगा। हमें क्या चाहिए, हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसका कॉइल जो है वो ट्विस्ट होता रहे। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ट्विस्ट नहीं होगा, एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर इस तरीके से सस्पेंडेड रिंग होती है, स्प्रिंग सिस्टम, फिर वहाँ से ऐसे निडल निकली होती है और फिर हम उसकी यहाँ पे रीडिंग लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारे इस तरीके से रीडिंग स्केल होती है। अब ये ट्विस्ट करेगा तो निडल या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो हमारा ये जो मटेरियल होना चाहिए जिससे हम ये स्प्रिंग बना रहे हैं वो
कह रहा है कि क्यों उसका लो टॉर्सनल कांस्टेंट होना चाहिए। लो टॉर्सनल कांस्टेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा। तो आप लिख सकते हो कि लो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या कर सकता है, बेसिकली एक तो हमारा वो करंट इंक्रीज कर देगा, उसके अंदर अगर टॉर्सनल कांस्टेंट का लो है, इसका मतलब उसके अंदर की डेंसिटी, वायर के अंदर की डेंसिटी कम है, तो रेजिस्टेंस कम लगाएगा, तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकता है, अगर लो टॉर्सनल कांस्टेंट का है तो ट्विस्ट इंक्रीज कर देगा, ट्विस्ट को इंक्रीज कर देगा। ट्विस्ट इंक्रीज होने से क्या पता चलेगा कि छोटे से छोटा भी अगर करंट में चेंज आया या छोटा सा भी हमारे लूप इस स्प्रिंग के ऊपर जर्क लगा तो वो मूव करेगा, वो रीडिंग देगा, कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। अगर छोटे से चेंज पर हमारे पास कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारी करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगा। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉयड बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनॉइड बाय। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको सोलेनॉइड और टोरॉयड के बीच में एक्चुअली कंपैरिजन करने को बोल रहा है। सोलेनॉइड ऐसा दिखता है और टोरॉयड आपको कुछ सर्कुलर लूप फॉर्म का दिखाई देगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये हमारा टोरॉयड है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ टोरॉयड बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का ये जो एज है ना, यहाँ से अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एट एंड जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब सब बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज द एंड ऑफ सोलेनॉइड इज ओपन एंड ड्यू टू द ओपन एंड ऑफ अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर गेट डाइवर्जेस फ्रॉम द end of a solenoid. That's not happen in toroid because toroid are a closed loop. As toroid has closed loop, so magnetic field are confined in it, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइवर्जेस बिकॉज ऑफ ओपन एंड। तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर को आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आपका एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसने कोई डिफ्लेक्शन दिया ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है बट इलेक्ट्रॉन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ऐसा क्यों? तो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, चलो इसको भी ध्यान से देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं ध्यान से बताऊं तो कोई भी अगर मूविंग चार्ज होगा तो मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स, उसका डायरेक्शन जो होता है वो लॉरेंस फोर्स से दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लॉरेंस फोर्स को ध्यान से देखें, उसकी इक्वेशन लिख कर देखें, तो हम क्या देखेंगे कि मेरा जो एफ वेक्टर है वो क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म को स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ जो थीटा है वो वी और बी के बीच का एंगल है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बोल दिया है कि नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन, उसमें तो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब क्या है कि ये फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो अगर इस क्यू को मैं इधर लेकर जाऊँ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा वी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं ये वी बी वाले पार्ट को भी अगर इधर लेकर जाऊँ तो मेरे पास बचेगा ज़ीरो इज इक्वल टू साइन थीटा।
हैं, ये क्या आ गया भाई। अब साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन से साइन कैंसिल कर दूंगा तो 0 डिग्री मेरा थीटा आ जाएगा। तो मेरा थीटा 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल का गैप है ही नहीं। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब जो v है, v का वेक्टर और b का वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब v इज पैरेलल टू b। पैरेलल है भाई। अगर रिमेंबर करो तो इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड थी, तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा था, कोई भी चार्ज पार्टिकल जा रहा था इस तरीके से, तो यहाँ एक एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। ये जो थीटा एंगल था ये था वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में, और ये बता रहा है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, किस एंगल से हो जा रहा है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि डिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो फोर्स की वैल्यू को 0 रख दो, पूरा जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि थीटा 0 है। इसका मतलब जो मेरा v है और जो मेरा b है उसके बीच में कोई एंगल तो है ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में मेरा b जाएगा उसी डायरेक्शन में मेरा v जाएगा, क्योंकि थीटा मेरा 0 है। इसका मतलब आप सिंपल इसको वर्ड में भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ v एंड b आर सेम, और नहीं तो आप पैरेलल लिख सकते हो। तो अधिकतर टेक्स्ट में ये पैरेलल वर्ड होता है, तो आप अगर एग्जाम में ऐसे वर्ड लिखोगे तो आपको डेफिनेटली मोर मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of a particle projected along x-axis experiences a force due to magnetic field along positive y-axis. What is the direction of magnetic field? ये भी देखो लॉरेंस फोर्स का ही है। इसमें आपको अगर इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है तो हम इसको बना सकते हैं। इसको चलो बना के देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं। नाउ लेट्स लेबल, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इसको हम पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है अ बीम ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेगा जिस डायरेक्शन उसको प्रोजेक्ट किया गया। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ वाई एक्सिस। अब इसके वाई एक्सिस पे इसको लग रहा है फोर्स, ठीक है। ये डेटा गिवन है। अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। देखो सिंपल सा तरीका है, मैंने भी बताया था कि जो लॉरेंस फोर्स होता है वो लॉरेंस फोर्स क्या करता है, लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी जो है, ये क्या है, इसमें जो F है वो परपेंडिकुलर होता है V एंड B के प्लेन पर, ठीक है। जहाँ पर V और B का प्लेन होगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा, ये तो बात पक्की है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंपली समझने की कोशिश करूँ तो अगर किसी एक डायरेक्शन में F है, किसी एक डायरेक्शन में V है, तो अगले वाले डायरेक्शन में क्या होगा, B मिलेगा आपको। और अगर इसको विजुअलाइज करें और हम ये चेक कर पाएँ, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या एक प्लेन है V और B का, जो पॉजिटिव x और पॉजिटिव z के बीच में बन रहा है, और इन्हीं दोनों प्लेन के ऊपर यहाँ पर ये पॉजिटिव y में हमारा f है। क्या ये सेम चीज़ हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही कि मेरा जो ये वाला प्लेन है पॉजिटिव x पॉजिटिव z वाला, इसके परपेंडिकुलर मुझे यहाँ f दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो f और v के प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये तीनों प्लेन जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि मेरा जो b होगा वो परपेंडिकुलर होगा f एंड v के प्लेन पर, ठीक है। अब f कहाँ है भाई, f है पॉजिटिव y पर, v कहाँ है पॉजिटिव x पर, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, पॉजिटिव z होगा। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव इसके डायरेक्शन में। अगर आप चाहो तो इसको अपने फिंगर के रूल से भी बता सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो आप यहाँ पर फ्लेमिंग
लेफ़्ट हैंड रूल को भी यूज़ कर सकते हो। इसको बताने के 3 तरीके हैं। एक तो जब मैंने ये बताया, दूसरा आप फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर अपने आप थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के डायरेक्शन से आप इसको बता सकते हो कि कैसे जो होगा हो जाएगा। ये एफ, बी और वी, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये भी बता सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज़ करके, वहाँ से भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या आ रही है कि इसको आप और एक अलग तरीके से कैसे बता सकते हो। तो अगर आप वेक्टर का यूज़ करो तो आप इसको क्रॉस वेक्टर के प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वाले की तरह है। तो इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नया रूल बता दूं, जिससे आप पता कर सकते हो कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर जैसे फोर्स का जो हमारे पास इक्वेशन है ना, F इज इक्वल टू बी क्रॉस बी जो है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने क्रॉस वेक्टर के प्रोडक्ट्स को अगर नहीं पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर्स के, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर यहाँ मैं आई कैप लिखूँ तो ये वाला जे कैप होता है और ये वाला जेड कैप होता है, तीनों एक्सिस जो भी हमारी होती है। इसमें रूल क्या होता है कि अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो नेगेटिव का साइन लगता है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा, ये बेसिक रूल है जो 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। अगर इन दो चीज़ों को मैं ध्यान से मैं देखूँ तो मैं जानता हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि हमारे दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्सिस पर उसका थर्ड वेक्टर आता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ, अगर मैं आई का मल्टीप्लाई जे से करता हूँ, ध्यान से देखो वहाँ पर, अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो मुझे के की एक्सिस मिलेगी। ये तो मुझे पता है क्योंकि शुरू के दो को यहाँ पर के एक्सिस है थोड़ा, है ना, के वाला यूनिट वेक्टर है। अगर मैं आई यूनिट वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो के मिलेगा, बट के किस डायरेक्शन में मिलेगा, प्लस के मिलेगा माइनस के मिलेगा, इसको पता करना है। तो ध्यान से देखो, जब मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए सिंबल कौन सा लग रहा है, प्लस का लग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस वाला साइन आएगा। ठीक है, अगर मैं अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, अब अगर मैं जे से के की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो आई के डायरेक्शन में मिलेगा, बट आई के डायरेक्शन में पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, ये कैसे पता चले। तो जब मैं जे से के की तरफ गया तो मैं किस डायरेक्शन में गया, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। अब इसी तरह अगर मैं ध्यान से देखो, मैं सेम चीज़ को बदल देता हूँ, अगर मैं पहले के लिख लूँ और जे को मैं बाद में लिख दूँ। ठीक है, अभी मैं इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ए इस डायरेक्शन। अगर मैं के से जे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे मिलेगी तो थर्ड एक्सिस, तो मैं तो ये लिख लूँगा कि मुझे आई कैप मिल रहा है, बट कौन सा आई कैप मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब मैं के यूनिट वेक्टर से जे यूनिट वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ तो उसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारी एक बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता है तो देखो हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस नॉलेज को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है भैया, तो माइनस ई का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोजेक्टेड अलॉन्ग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब बोल रहा है कि प्रोजेक्ट किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो प्लस आई कैप पे है। कहाँ पर है, प्लस आई कैप पर। ये बात समझ में आ रही है, आप इसको डिकोड करो। यहाँ पर पहले इसने क्या बोला है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है उसका डायरेक्शन कहाँ है, उसका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि मेरा जो वी वेक्टर है वो किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो वो आई कैप के डायरेक्शन में है। क्या ये क्लियर है, वो भी प्लस आई कैप के डायरेक्शन में। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि मेरा जो ये बी वेक्टर है वो कहाँ है, पॉजिटिव जे कैप पे है। पॉजिटिव जे कैप मतलब वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस था। ठीक है, तो क्या ये दो डेटा मुझे मिल गया, तो क्या मैं यहाँ पर v के बदले
v के बदले क्या मैं यहाँ पे प्लस आई लिख सकता हूँ, और प्लस आई का मल्टीप्लाई क्या मुझे प्लस जे से करना है? जी हाँ। अब यहाँ पर देखो, क्या आई का मल्टीप्लाई जे से करने पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव के आ रहा था। तो क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव के लिख सकता हूँ? तो हाँ जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा, क्या आएगा मुझे? तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव के। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के लिख लिया। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव के तो लिख लिया, बट मेरा जो चार्ज पार्टिकल था उस पर चार्ज जो था वो नेगेटिव का चार्ज था, है ना। अब यहाँ पर जब ये नेगेटिव का चार्ज था तो ये माइनस और पॉजिटिव के मिल करके मुझे माइनस के एक्सिस दे देगा। माइनस के एक्सिस का मतलब क्या लिखूँगा मैं? नेगेटिव जेड एक्सिस लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है उसको आप बता सकते हो बहुत आराम से बाय यूजिंग दीज मेथड्स।